है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। मैं हूं अजय मिश्र। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मलावी के दौरे पर आज शीर्ष नेतृत्व के साथ करेंगे मुलाकात। प्रमुख व्यापार और उद्योग जगत के नेताओं और भारतीय समुदाय से भी बातचीत का कार्यक्रम। झारखंड में पहले चरण की 43 सीटों के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू। घटक दलों के बीच सीट बंटवारे पर होगी चर्चा। शपथ ग्रहण के बाद हरियाणा कैबिनेट की पहली बैठक अब से थोड़ी देर में होगी शुरू। पोर्टफोलियो का भी हो सकता है बंटवारा। सुप्रीम कोर्ट आज बाल विवाह मामले पर सुनाएगा फैसला। मामले में दायर जनहित याचिका पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। दिवाली से पहले ही दिल्ली में खतरनाक लेवल पर पहुंचा वायु गुणवत्ता सूचकांक। यमुना नदी की सतह पर भी दिखी जहरीली झाग की परत। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि उम्मीदवार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से नामांकन कर सकते हैं। पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों की पहली सूची आज जारी हो सकती है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में चुनाव समिति ने प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाई थी। एनडीए फोल्डर में गठबंधन की तस्वीर लगभग साफ है। भाजपा सबसे ज्यादा 67 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सुदेश कुमार महतो की पार्टी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन पार्टी के खाते में 9 से 11 सीटें जा सकती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को 2 सीटें मिलने की उम्मीद है। आजसू के साथ 1-2 सीटों पर बात अटकी है। झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति बनती नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा के हिस्से में सबसे ज्यादा 43 सीटें, कांग्रेस को 29, राष्ट्रीय जनता दल को 5 और भाकपा माले को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सरकारी आवास पर महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें राजद के तेजस्वी यादव और भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य हिस्सा लेंगे। बैठक में सीट बंटवारे पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद है। झारखंड में सीट बंटवारे को लेकर के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज रांची पहुंच रहे हैं। तेजस्वी यादव घटक दलों के नेताओं के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा करेंगे और तेजस्वी यादव आरजेडी के कार्यकर्ताओं से रांची में चुनावी तैयारियों पर बैठक भी करेंगे। ये दौरा गठबंधन की राजनीति को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से अहम माना जा रहा है। उधर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के भी सरगर्मियां तेज हो चली हैं। सीट बंटवारे को लेकर के महाविकास अघाड़ी ने 288 सीटों में से 260 सीटों पर सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है वह तय कर लिया है, जबकि 28 सीट्स पर सहमति बनना बाकी है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज से महाराष्ट्र के 2 दिनों के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो मालेगांव और धुले में सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के साथ साथ पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। सपा ने मुस्लिम बहुल सीटों पर फोकस करते हुए महाविकास अघाड़ी से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 12 सीटों पर अपनी पार्टी की दावेदारी पेश की है। सपा का प्लान मुंबई, थाने, औरंगाबाद और धूलिया की सीटों पर चुनाव लड़ने का है। ये वो सीटें हैं जो ओवैसी की पार्टी की गढ़ मानी जाती हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को चंडीगढ़ के हरियाणा सिविल सचिवालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और हरियाणा मंत्रिमंडल के गठन के बाद कैबिनेट की पहली बैठक आज होने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद हरियाणा कैबिनेट की ये
पहली बैठक है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सभी 13 मंत्री शामिल हैं। इस बीच नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो सकता है। माना जा रहा है कि बैठक में विधानसभा के सत्र और प्रोटेम स्पीकर को लेकर के भी फैसला लिया जा सकता है। इस सत्र में विधानसभा के सभी नए सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। बता दें कि कैबिनेट मंत्री के रूप में कल अनिल विज, कृष्णलाल पंवार, राव नरवीर, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल, डॉक्टर अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, हरवीर गंगवा, कृष्ण बेदी, श्रुति चौधरी, आरती राव ने शपथ ली थी। वहीं राजेश नागर और गौरव गौतम ने राज्य मंत्री के स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ग्रहण किया था। हरियाणा में वायदे पर खरा उतरते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शपथ लेते ही तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों का रिजल्ट जारी कर दिया है, जो चुनाव आचार संहिता की वजह से अटका हुआ था। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रिजल्ट घोषित करने के बाद अब जल्द ही चयनित कर्मचारियों की नियुक्तियां हो जाएंगी। नतीजा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की साइट पर उपलब्ध है। हरियाणा कर्मचारी आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि ग्रुप सी के कुल 25,500 पद और ग्रुप डी के 2600 पदों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इससे पहले कल हरियाणा की नई सरकार ने शपथ लेते ही युवाओं को नौकरियों का नायाब उपहार दिया था। और आपको अपडेट देते हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार के मंत्रियों को विभाग बांट दिए गए हैं। सुरेंद्र कुमार चौधरी को उद्योग और वाणिज्य, श्रम और रोजगार मंत्रालय, सकीना मसूद को स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, स्कूल शिक्षा, समाज कल्याण, जावेद अहमद राणा को जल शक्ति, वन और जनजातीय मामले, जावेद अहमद डार को कृषि उत्पादन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज और सतीश शर्मा को खाद्य, यातायात, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको सीधे लिए चलते हैं डीआरडीओ भवन, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन हो रहा है। पेट्रोलियम की खोज ने तो पूरी दुनिया में मानो एक क्रांति लाते हुए लोगों को एक दूसरे के करीब लाकर खड़ा कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि दोनों विश्व युद्धों ने मानव सभ्यता की इस लगातार हो रही प्रगति पर थोड़ी सी रोक तो लगाई है, फिर भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का दौर चल रहा, यह रुकने नहीं पाया। थोड़ा और यदि आप आगे आए तो कंप्यूटर के आगमन ने इस डेवलपमेंट का एक नया दौर शुरू किया। कंप्यूटर के आगमन के बाद बड़ी से बड़ी सूचनाओं को छोटी सी छोटी मशीनों में कैद किया जाने लगा। मशीनों की क्षमता बढ़ी और लगभग 15 से 20 वर्षों के अंदर कंप्यूटर ने पूरी दुनिया पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। साथियों, इस कंप्यूटर एज ने आज विश्व के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से अगले फेज में यानी टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन तक ले जाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज का युग यह टेक्नोलॉजी का युग है। आज हम प्रतिदिन अपने रोजमर्रा के जीवन में ऐसी वस्तुएं देखते हैं जिनके पीछे पूरी तरह से टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस काम कर रही हैं, और यह टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन जितनी तेजी से हो रहे हैं वह अपने आप में एक माइंड बॉगलिंग है। यहां पर इन बातों का जिक्र मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सारे परिवर्तन जो हमें टेक्नोलॉजी की वजह से दिखे, उन परिवर्तनों से हमारा डिफेंस सेक्टर भी अनटच्ड नहीं है। आप सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी ने किस तरह से इस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया है। आज कन्वेंशनल वारफेयर का जो स्वरूप हम अपने आसपास देखते हैं वह आज से 50-60 साल पहले के स्वरूप से कहीं ज्यादा अलग है। जमीन पर, हवा में या फिर समुद्र में जिन आर्म्स एंड इक्विपमेंट का प्रयोग होता था, आज टेक्नोलॉजी की वजह से उनमें बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन साथियों, डिफेंस सेक्टर पर टेक्नोलॉजी का प्रभाव सिर्फ कन्वेंशनल वारफेयर तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि टेक्नोलॉजी ने डिफेंस सेक्टर में एक नए अनकन्वेंशनल वारफेयर को जन्म दिया है। ड्रोन्स, साइबर वारफेयर,
बायो वेपन्स और स्पेस डिफेंस जैसे अनेक एलिमेंट डिफेंस सेक्टर के लिए चुनौती बनकर इस समय उभरे हैं। ऐसी स्थिति में एक परिवर्तनकारी दौर में जिस तरह से आप डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, वह निश्चित रूप से हमारे डिफेंस सेक्टर को और भी ज्यादा सशक्त और मजबूत बनाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि यह काम कोई एक संस्था, कोई एक इंस्टीट्यूशन अकेले नहीं कर रहा है, बल्कि देश के साइंटिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, एकेडमिया, स्टार्टअप्स, एमएसएमई और हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स, ये सभी एक साथ मिलकर इस काम को कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वक्त आ गया है कि डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को अब लीड लेना चाहिए। पार्टिसिपेशन की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि प्राइवेट सेक्टर को अब लीड लेना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर तेजी से हो रहे परिवर्तनों को न सिर्फ एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, बल्कि नई चीजें क्रिएट करने की भी उनके अंदर क्षमता है। आज के इंडस्ट्री लीडर्स, इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स और रिसर्चर्स इसके लिए नेचुरली प्लेस्ड हैं और मैं मानता हूं कि आप सभी भविष्य में भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नित्य नई ऊंचाइयों को टच करेंगे। क्योंकि आज की गैदरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों की है, तो मैं आप सबसे भी कुछ बातें कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि टेक्नोलॉजी दो प्रकार की होती है। एक वह जो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ओरिएंटेड होती है और दूसरी डिसरप्टिव प्रकार की है, जिससे आप सभी परिचित हैं। आज भारत के डिफेंस सेक्टर में दोनों ही प्रकार की टेक्नोलॉजी पर काम करने की जरूरत है। जब हम आपको नए नए चैलेंजेस देते हैं और आप उन्हें पूरा करके दिखाते हैं, तो निश्चित रूप से ही आप इंक्रीमेंटल और डिसरप्टिव दोनों प्रकार की टेक्नोलॉजी के क्रिटिकल गैप को आप फिल कर रहे होते हैं, उसके भर रहे होते हैं। डेयर टू ड्रीम जो इनोवेशन कॉन्टेस्ट है DRDO का, उसमें बोल रहे थे 5.0 पांचवा चरण उसकी शुरुआत होने जा रही है। आज उसी मौके पर निजी क्षेत्र का आह्वान करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र को अब लीड लेना होगा। आपको याद होगा कि एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी में पिछले साल कुछ कंपनियों ने बाजी मारी थी इस कॉन्टेस्ट में, 10 लाख रुपए तक का इनाम भी है। तो कैसे इनोवेशन को आप बढ़ावा दिया जाए, खासतौर पर जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको कैसे रक्षा क्षेत्र में ज़्यादा पार्टिसिपेट किया जाए, उसको लेकर के ये कार्यशाला चल रही थी। आगे बढ़ते हैं। बिहार के सिवान में जहरीली पेय पदार्थ से मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है। आज सुबह 9 बजे तक सिवान जिला प्रशासन ने 28 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। ये कन्फर्म किया गया है कि जहरीली पेय पदार्थ से 28 लोगों की दुखद मौत हो गई है। मृतकों का पोस्टमार्टम किया गया है। इसके अलावा 8 लोग अब भी सदर अस्पताल में भर्ती हैं। कार्रवाई की बात करें तो इस पूरे मामले में 8 नामजद लोगों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि जहरीली शराब के खिलाफ अभियान के तहत कुल 37 गिरफ्तारी की गई है। इस दौरान पुलिस को हज़ारों लीटर शराब मिली है, जिसे नष्ट कर दिया गया है। पुलिस और उत्पाद विभाग की विशेष छापेमारी में गोरियाकोठी थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 3000 लीटर देशी अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया गया। जांच में यह सामने आया कि सिवान और सारण में जिस जहरीले पेय पदार्थ को पीने से लोगों की मौत हुई है, उसमें मिथाइल अल्कोहल और इंडस्ट्रियल स्पिरिट की मात्रा ज़्यादा थी। घटनास्थल से बरामद बोतल की उत्पाद विभाग के लैब में हुई जांच में मिथाइल अल्कोहल की मात्रा 80% तक पाई गई है। गौरतलब है कि बिहार में शराबबंदी है और इसके बावजूद भी इस तरह की जो घटनाएं हैं वो काफ़ी असंतोष का कारण बन सकती हैं। आगे बढ़ते हैं और समाचारों में देखते हैं इस पूरी खबर पर मधुरेश नारायण और कुछ क्या अपडेट दे रहे हैं। मधुरेश, कुछ वजह पता चल पाई, जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि जो लैब रिपोर्ट्स में कहा गया कि जो मिथाइल अल्कोहल है उसकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन ऐसा हुआ क्यों जबकि पूरे राज्य में शराबबंदी है? ऐसा कैसे हो पाया? क्या कुछ जांच के नतीजों पर पुलिस पहुंच पाई है? अब बिल्कुल देखिए, जो सिवान का जो इलाका है वो यूपी से सटा हुआ इलाका है और यहाँ शराब की तस्करी आराम से की जाती है पड़ोसी राज्य से। और जनरली जो कम पैसे में कच्ची शराब या जिसको कहते हैं पाउच वाली जो शराब बनाई जाती है, उसमें इस तरह की स्पिरिट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मिथाइल अल्कोहल जनरली यूज करते हैं और उसके साथ में इंडस्ट्रियल स्पिरिट यूज किया जाता है। और ये वक्त तब का वक्त था जब दशहरा खत्म हो रहा था, मूर्ति विसर्जन के बाद
लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने इस शराब को कंज्यूम किया। बताया जा रहा है कि लगभग 300 लोग जो हैं उन तक ये शराब पहुंची थी और उसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई। हालांकि कुछ ही लोगों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, ज्यादातर लोगों ने जो अपना इलाज था वो प्राइवेट मधुरेश अस्पताल में कराया। या मधुरेश तो ये पता चल पाया कि एक साथ इतने लोगों तक ये सप्लाई कैसे हुई? जब शराबबंदी है तो आप एक तरह से संगठित तरीके से तो आप इतने लोगों तक पहुंच नहीं सकते, तो ये कैसे मामला कहां तक कैसे आगे बढ़ा ये? देखिए, ये जो पूरा मामला है, ये शराब माफियाओं से जुड़ा हुआ मामला है और ओके। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासनिक स्तर पर बड़ी चूक सामने आ रही है। कल खुद जो उत्पाद विभाग के सचिव हैं वो भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने इस बात को कबूला। इसमें कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक चूक है वो देखी जा सकती है और यही कारण है कि एक संगठित रूप में इतने सारे लोगों तक ये जो शराब थी, जहरीली शराब थी, वो पहुंच गई। और इसके साथ ही हम लोग हालांकि देख रहे हैं कि किस तरह से जो पुलिस और प्रशासन वो लगातार छापेमारी कर रही है और अभी तक हजारों लीटर जो इस पूरे इलाका है जहाँ पे अभी ये कांड हुआ है, वहां के हजारों लीटर जो इस तरह की शराब, कच्ची शराब बरामद की गई है। और इसके साथ ही लगभग 250 के आसपास पुलिस ने अभी तक छापेमारी की है उत्पाद विभाग के साथ में और 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और इसके अलावा जो सिवान का इलाका है, उसके अलावा जो सारण का इलाका है, वहां पे भी सारण जिला प्रशासन ने कंफर्म किया है कि 5 मौतें हुई हैं। इसके अलावा गोपालगंज जो सिवान का पड़ोसी जिला है, वहां पे भी 2 मौत जिला प्रशासन ने कंफर्म किया है। तो अगर इस लिहाज से आप देखेंगे तो कंप्लीट जो मौत का आंकड़ा है वो निश्चित रूप से बढ़ा हुआ है। और जो सिवान से लगभग 20 लोगों को पटना रेफर किया गया है, पटना के पीएमसीएच, जिनकी स्थिति काफी खराब बताई जा रही है। ज्यादातर लोगों की आंख की रोशनी नहीं है और उनको सांस लेने में काफी समस्या हो रही है। शरीर में अकड़न की जैसे दर्द हो रहा है, जिसके बाद उनको पीएमसीएच पटना रेफर किया गया और उनकी स्थिति काफी खराब है। तो वहां भी हो सकता है कि आज या कल में जो मौत के आंकड़े हैं वो भी बढ़ सकते हैं। मधुरेश जी, अंतिम सवाल ये कि क्या इस पूरे मामले में किसी की जिम्मेदारी अभी तक तय की गई है? दूसरी बात यह कि जो मृतकों के परिवार वालों को किसी तरह, हालांकि ऐसे मामलों में आर्थिक सहायता तो शायद राज्य सरकार की तरफ से नहीं दी जाती, लेकिन फिर भी किसी तरह की मदद पहुंचाई जा रही है, क्योंकि ये 28 लोगों की मौत होना भी बहुत ही दुखद है, वजह चाहे जो भी रही हो। देखिए, अभी मुआवजे जैसा कोई अनाउंसमेंट अभी बिल्कुल। यहाँ पे हुआ नहीं है। और जहाँ तक प्रशासनिक स्तर पर जिम्मेदारी की बात है तो प्रारंभिक रूप में 3 लोगों को सस्पेंड किया गया है जो पुलिस विभाग से संबद्ध है। और इसके अलावा 5 लोग जो एसआई से लेकर के चौकीदार तक हैं, उनको कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है। और जो पुलिस महकमा है वो कंप्लीट एक्टिव है और लगातार जो है वो जांच पड़ताल की जा रही है। और निश्चित रूप से जैसा कि यहाँ के डीएम भी कह रहे हैं कि जो लोग भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी और उनकी गिरफ्तारी आज से कल तक में निश्चित रूप से सुनिश्चित की जाएगी। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि लगभग 250 छापेमारी की गई है और लगभग 35 लोग जो हैं उनको डिटेन किया गया है पूछताछ के लिए। तो निश्चित रूप से जो सच्चाई है वो सामने आएगी। मधुरेश जी, बहुत धन्यवाद इन तमाम अपडेट्स को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन बहुत दुखद मामला है कि शराबबंदी के बावजूद भी इस तरह से संगठित तरीके से इतनी बड़ी मात्रा में लोगों तक शराब पहुंची और उसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में मौतें हुई। बहुत धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए। और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं। आप देख रहे हैं समाचार, कहीं मत जाइए, डीडी न्यूज़ के साथ बने रहिए। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। राजस्थान की राजधानी जयपुर के करणी विहार थाना इलाके में शरद पूर्णिमा पर आरएसएस की तरफ से खीर वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें कुछ बाहरी लोगों ने एक तरह से वो घुसे और वहाँ पर अफरा तफरी के माहौल में दुखद घटना सामने आई है, चाकूबाजी की घटना सामने आई है। इस घटना में 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इन सभी घायलों का एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। विवाद के कारण का पता नहीं चल पाया है। घटना के आरोपी नसीब चौधरी और उनके बेटे सहित कुछ युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कल राज्यवर्धन सिंह राठौर और विधायक गोपाल शर्मा ने एसएमएस अस्पताल में जाकर के घायलों की स्थिति का जायजा लिया। इस पूरे मामले पर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने ट्विटर पर वीडियो भी साझा किया है।
उत्तर प्रदेश के बहराइच हिंसा के मामले में 5 गुनहगारों को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले पुलिस की आरोपियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 के पैर में गोली लग गई। ये आरोपी अब नेपाल भागने की फिराक में थे। घायल सरफराज और तालीम नामक युवक गोपाल मिश्रा की हत्या के मुख्य आरोपियों में से एक है। पुलिस का कहना है कि उसने राम गोपाल मिश्रा की हत्या के आरोप में मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद, उनके बेटे मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद फ़हीम, मोहम्मद तालीम और मोहम्मद अफजल को गिरफ्तार किया है। इस मुठभेड़ के बाद बहराइच समेत आसपास जिलों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। बहराइच शहर में डीएम और एसपी ने खुद ही मोर्चा संभाला और मार्च किया। उपद्रव प्रभावित क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। आज शुक्रवार होने की वजह से पुलिस ज़्यादा सतर्क है। इस एनकाउंटर के बाद अब सियासी मुठभेड़ भी शुरू हो गई है। विपक्ष पुलिस की कार्रवाई पर उंगली उठा रहा है। वहीं आज जुमे की नमाज के मद्देनजर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बहराइच से लगभग 50 किलोमीटर दूर ये स्थान है जो रुपईडीहा को जोड़ता है और इसी रास्ते पर पुलिस लगातार जो राम गोपाल मिश्रा हैं उनके हत्यारों की ट्रैकिंग कर रही थी। एसटीएफ को लगाया गया था, एटीएस को लगाया गया था, जो तमाम एजेंसीज हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा गया था, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं उनको भी अलर्ट पर रखा गया था। और आज 5 लोगों को यहाँ से पकड़ा गया है जो 2 मुठभेड़ में घायल हुए हैं। उन 2 लोगों के पैर में गोली लगी, एक सरफराज हैं, दूसरे तालिब हैं। 3 और लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने सुनिश्चित की है और उम्मीद की जानी चाहिए कि अभी जो बाकी शेष लोग बचे हैं उनकी भी गिरफ्तारियां पुलिस सुनिश्चित करेगी। जिस तरीके से तत्परता से पुलिस लगी हुई है। जयचंद सोनी के साथ रामेन सिंह, डीडी न्यूज़, बहराइच। और दिल्ली के भोलानाथ नगर में एक रिहायशी इमारत में भीषण आग लग गई। 2 लोगों की दम घुटने से मृत्यु हो गई है। बताया जा रहा है कि आग सुबह 6 बजे के आसपास लगी। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के साथ पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। 4 घायलों को जीटीबी अस्पताल ले जाया गया है। वहीं फ्लैट से 2 शव बरामद किए गए। प्रारंभिक जांच में मौत का कारण दम घुटना बताया जा रहा है। आग बुझाने के लिए कुल 6 दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर लगाई गई थी। घटना की जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज की टीम को बुलाया गया है। आपको बता दें कि पीड़ित भागीरथ पैलेस में बिजली उपकरण की दुकानें चलाते हैं। राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू मलावी दौरे के दूसरे दिन आज वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर होने वाली बैठक में शिरकत करेंगी। इसके साथ ही वो मलावी में प्रमुख व्यापार और उद्योग जगत के नेताओं और भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगी। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद राष्ट्रपति कामुजू समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगी। राष्ट्रपति का मलावी के राष्ट्रपति के साथ भी मुलाकात का कार्यक्रम है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना के 31 साल पूरा होने के अवसर पर विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति का संबोधन भी होगा और स्थापना दिवस समारोह में मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए आयोग की प्रतिबद्धता की याद दिलाता है। साथ ही आयोग वृद्ध व्यक्तियों के अधिकार पर एक दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन करेगा, जिसमें विषय भारत के बुजुर्गों के लिए संरचनात्मक ढांचे, कानूनी सुरक्षा अधिकार और संस्थागत संरक्षण का आकलन होगा। सम्मेलन में 3 प्रमुख तकनीकी सत्रों के तहत वृद्ध व्यक्तियों की विभिन्न चिंताओं को संबोधित किया जाएगा, जिसमें वृद्ध आबादी को संबोधित करना, वृद्धावस्था का लैंगिक परिप्रेक्ष्य और स्वास्थ्य देखभाल परिदृश्य का मूल्यांकन, स्वस्थ जीवन, उत्पादकता और सामाजिक सुरक्षा पर प्रभाव शामिल है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा बिहार में आज से शुरू हो रही है। ये यात्रा 22 अक्टूबर तक चलेगी। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा के फोकस में मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाका होगा। शुरुआत भागलपुर से होगी और किशनगंज में पहले पड़ाव पर विराम है। प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को एक महिला के कथित अपहरण के मामले में हाई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ दायर कर्नाटक पुलिस की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि आरोप पत्र दायर हो चुका है और कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप की कोई वजह नहीं दिखती। भवानी रेवन्ना को कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपहरण मामले में जमानत दी थी। भवानी रेवन्ना को इस शर्त पर अग्रिम जमानत दी गई कि वो मैसूर और हसन जिलों का दौरा नहीं करेंगी। इसके खिलाफ मामले की जांच कर रही एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
बाल विवाह पर रोक से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। एक एनजीओ द्वारा दायर इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्यों के स्तर पर बाल विवाह निषेध अधिनियम का सही तरह से पालन नहीं हो रहा है, जिसके चलते बाल विवाह के मामले बढ़ रहे हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वो राज्यों से परामर्श कर ये बताए कि बाल विवाह पर रोक लगाने की कानून पर प्रभावी अमल के लिए उनकी ओर से क्या कदम उठाएगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की निगरानी के लिए भी एक नियामक बोर्ड के गठन की मांग को लेकर के दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। वकील शशांक शेखर झा की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि थिएटर में फिल्म रिलीज होने के लिए सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, लेकिन ओटीटी कंटेंट के लिए ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं। इसके चलते इन प्लेटफॉर्म्स पर हिंसक और अश्लील सामग्रियां, ऐसी सामग्रियों की भरमार है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। मौजूदा आईटी रूल इसके रेगुलेशन में नाकाम साबित हुए हैं, इसलिए ज़रूरी है कि सरकार इसके प्लेटफॉर्म पर परोसे जाने वाले कंटेंट पर निगरानी के लिए एक नियामक बोर्ड का गठन करे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आज दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुना सकता है। जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने 30 मई 2022 को उनसे कथित तौर पर जुड़ी 4 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। फिलहाल वो जुडिशियल कस्टडी में जेल में बंद है। आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी ने आईएएस अधिकारी संजीव हंस के आवास पर छापेमारी की है। उन्हें बिहार ऊर्जा विभाग के मुख्य सचिव के पद पर तैनात किया गया था। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजीव हंस की जांच भी कर रही है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर एक धमकी भरा मैसेज आया है। इस मैसेज में अभिनेता सलमान खान से 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है। मुंबई के ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर यह धमकी भरा मैसेज आज मिला, जिसमें एक्टर सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई के साथ लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी को खत्म करने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की गई। मैसेज में यह भी लिखा है कि इसको हल्के में न लें, वरना सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। फिलहाल इस मामले की जांच मुंबई पुलिस ने शुरू कर दी है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिए समाचार। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। स्वागत है आप सभी का। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को निशाना बनाकर दी गई बम धमकी के मामलों की अब जांच तेज कर दी है। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने इन धमकियों का प्रसार करने वाले खातों की जानकारी के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संपर्क किया है। संदेह जताया गया है कि इन धमकियों के पीछे कुछ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स या फिर डार्क वेब ब्राउज़र का उपयोग करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अकाउंट बनाया जाता है, जहां से कई खातों का उपयोग करके ये संदेश पोस्ट किए जाते हैं। आईपी एड्रेसेस का पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संपर्क किया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने मुंबई पुलिस के साथ भी संपर्क साधा है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है। इसके साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय में इस मामले को लेकर के एक उच्च स्तरीय बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता नागरिक उड्डयन मंत्री ने की। उसके बाद इस मामले में जो जांच की प्रक्रिया है उसको और भी तेज़ कर दिया गया। आपको याद होगा कि कई सारे एयरलाइंस में बम की अफवाहें मिलने के बाद अफरा तफरी का माहौल देखा गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। पीएम मोदी हमेशा की तरह इस बार भी काशीवासियों को दीपावली की ढेरों सौगातें देंगे। जिन योजनाओं का शिलान्यास होना है उसमें एयरपोर्ट का विस्तारीकरण भी शामिल है। एयरपोर्ट के विस्तार पर लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट के निदेशक ने ईडी न्यूज़ को बताया कि क्या कुछ नया होने जा रहा है। कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है इस एयरपोर्ट के विकास के लिए और ज़्यादा क्षमता बढ़ाने के लिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एयरपोर्ट के जो वाराणसी एयरपोर्ट है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसके निदेशक पुनीत गुप्ता जी हैं। पुनीत जी, प्रधानमंत्री जी जो शिलान्यास करने वाले हैं उसमें क्या क्या एयरपोर्ट की सुविधाएं हैं, बिल्डिंग हैं, और इससे क्या लाभ होगा वाराणसी एयरपोर्ट को खास तौर से? अभी हमारा एयरपोर्ट करीब 3 से 5 मिलियन की कैटेगरी में ऑपरेट करता है। इस विस्तारीकरण के बाद ये एयरपोर्ट की क्षमता करीब 10 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर की हो जाएगी।
उसमें हमारे करंट अभी हम 10 हवाई जहाज़ों को खड़ी करने की व्यवस्था हमारे पास में है। इसके बाद हमारे पास 27 जहाज़ों को खड़ी करने की व्यवस्था भी बनेगी। इस नई टर्मिनल बिल्डिंग में करीब 75,000 स्क्वायर मीटर का एक नई टर्मिनल बिल्डिंग बनेगी, जिसमें बहुत ही अत्याधुनिक सुविधाएं, जिसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड है, पैसेंजर फैसिलिटेशन से रिलेटेड है, सारी बेहतरीन सुविधाएं लगाई जाएंगी। और साथ में वाराणसी सिटी का जो काशी विश्वनाथ मंदिर का जो लुक है वो भी इसमें दर्शाया जाएगा। जो आने वाले, और साथ में सबसे जो महत्वपूर्ण काम है, इसके अंदर एक मल्टी लेवल कार पार्क भी बनाया जाएगा, जिससे यहाँ पे आने वाले जो कार पार्किंग की जो समस्या है उससे भी निजात मिल सकेगी। तो हम विश्व की सभी जो बेस्ट अच्छी व्यवस्थाएं हैं उनको हम इस एयरपोर्ट में समावेश करेंगे और इस जगह के लोगों के लिए लाभान्वित करेंगे। विकास का कार्य होगा विरासत के साथ, क्योंकि यात्रियों के लिए सुविधाएं, जहाज खड़े करने की जो जगह है, क्षमता बढ़ेगी और यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी लगभग दुगना के। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय वर्मा के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। और इस एयरपोर्ट के विस्तार के लिए अहलुवालिया कंस्ट्रक्शन इंडिया लिमिटेड को चुना गया है और कर्मचारी अधिकारी शिलान्यास को लेकर के उत्साहित हैं। वाराणसी संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री जी का, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है ये, एक तरह से कह सकते हैं। तो आप लोग कितना तैयार हैं इसके लिए? हम लोग इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं, हमारी पूरी टीम तैयार है। जो टाइम दिया है हम लोगों को 36 मंथ, हम उसके पहले ये कंप्लीट करना चाहते हैं। अहलुवालिया कंस्ट्रक्शन कंपनी तैयार है कि प्रधानमंत्री 20 अक्टूबर को शिलान्यास करें और ये लोग लग जाएं पूरी ताकत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, कि जो 36 महीने का समय इसके लिए दिया गया है इस कार्य को करने के लिए, उससे पहले ही इस कार्य को करके ये एयरपोर्ट को हैंड ओवर कर दें। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय वर्मा के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, एयरपोर्ट कैंपस, वाराणसी। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। आज इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में कोहरे की परत छाई हुई दिखी। यहाँ पर AQI 270 और आनंद विहार में AQI 339 पर दर्ज किया गया। अक्षरधाम की बात करें तो 293 पर AQI देखा गया। इसे लेकर के भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अब आम आदमी पार्टी किसी भी समस्या को गंभीरता से नहीं लेती। पोल्यूशन जानलेवा हो रहा है। नदी के पोल्यूशन से लेके हवा के पोल्यूशन तक दिल्ली का जीना दूभर है, सांसें फूल रही हैं। अभी तो शुरुआत ही है, अभी देखिए आगे क्या क्या होगा। बस हम यही भगवान से प्रार्थना करेंगे किसी तरह ये 4-5 महीना दिल्ली बचे। 4 महीना बाद चुनाव है। मैं तो दिल्ली से लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ इन सारी समस्याओं का निदान निकाला जाए और एक बार बीजेपी को मौका मिले जिससे दिल्ली को हम दिल्ली बना सकें। और दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के बीच यमुना में फिर से जहरीले झाग ने अब टेंशन और भी बढ़ा दी है। यमुना नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत देखी गई है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गंभीर प्रदूषण की समस्या से दिल्ली को हमेशा सर्दियों के मौसम में दो चार होना पड़ता है। और चंद्रशेखर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर, ये समस्या जो अभी तस्वीरों में दिख रही है कितनी गंभीर है और क्या इसको लेकर के प्रशासन कुछ उपाय करने जा रहा है? देखिए अजय जी, जहाँ तक गंभीरता का सवाल है, सवाल वो लाजमी है, क्योंकि सांस लेना सबसे मूलभूत आवश्यकता है इंसान के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर समस्या ये हो सकती है, क्योंकि जो PM 2.5 है वो लगातार बढ़ रहा है, 10 लगातार बढ़ रहा है। ये अभी इस समय जो मौसम विभाग का मानना है, उनका कहना है कि ये जो सिचुएशन है ये आगे और सीवियर जा सकती है, यानी कि वेरी पुअर कंडीशन में भी ये आ सकती है। जिस प्रकार से पराली घटने की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं और ये हवा अभी तक आनी बाकी है। और अभी जो हवा का स्तर है अजय जी, वो 6 किलोमीटर के आसपास प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, जिसके कारण ये जो हवा है वो आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रही है, वो दिल्ली में आकर सिमट जा रही है। वेंटिलेशन इंडेक्स जो है वो भी इसी वजह से खराब पड़ा हुआ है। और अगर ये 10 किलोमीटर या उससे ज्यादा प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती है तो एक ये संभावना जताई जा सकती है कि ये जो हवा है वो आगे की तरफ बढ़ेगी और जो दिल्ली वासी हैं उनको कुछ निजात इससे मिल सकती है। लेकिन पराली जो जलने की जो घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, विशेष तौर पर पंजाब का सबसे बड़ा केस देखे गए हैं,
तो उससे लगातार ये जो आबो हवा है वो खराब होती चली जाएगी और गैस चैम्बर के रूप में ये बनता चला जा रहा है। रेस्पिरेटरी जो कंडीशंस है वो लगातार जो है लोगों की खराब हो रही हैं, चाहे बच्चे हों या फिर वो बुजुर्ग हों। तो निश्चित तौर पर जो वेंटिलेशन इंडेक्स जो है वो लगातार खराब हो रहा है, AQI जो है वो लगातार खराब हो रहा है और अगर आगे ही ये समस्या लगातार बढ़ती है तो निश्चित तौर पर ग्रेड 2 और 3 भी हम लोग इस पर आने वाले समय में देख सकते हैं। और यमुना को और साफ करने के लिए जो राज्य सरकार है उसकी तरफ से क्या कुछ आपको पता चल पाया है? जो STPs पहले काम नहीं कर रहे थे, क्या उनकी जांच की गई है? क्या बेहतर होगी? अभी ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आप, वो काफ़ी डरावनी तस्वीर अभी से दिखना शुरू हो गई है चंद्रशेखर। हाँ, और मैं इसमें आपको ये बात भी जोड़ूं कि जो नमामि गंगे मिशन जो चलाया गया है उसके तहत दिल्ली गवर्नमेंट के साथ जो 11 STP जो हैं वो नए बनाने के लेकर के भी जो MOU किया गया था और उस पर भी काम चल रहा था, लेकिन कहा जा रहा था कि जो राज्य सरकार है उनकी लापरवाही के कारण या इंटरेस्ट ना लेने के कारण उसमें भी काफी बाधाएं आई हैं और वो भी अभी जो शुरू हो जाने चाहिए थे वो भी अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाए हैं। तो उसका भी एक नतीजा आप देख रहे हैं कि ये चीजें हो रही हैं, क्योंकि प्लान ये था कि जितने भी सीवर सिस्टम है हर घर को सीवर सिस्टम से जोड़ा जाएगा और उनको उस पानी को जो गंदा पानी है उसे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट तक लाया जाएगा, STP तक लाया जाएगा और जो गंदा इनलेट है उसको एक स्वच्छ जो पानी है जो यानी पीने योग्य तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो जो ट्रीटेड वाटर है उसको कम से कम स्वच्छ करके उसको नदी में बहाया जा सकेगा। तो वो चीज भी अभी तक नहीं हो पाई है और इसी को आप देख रहे हैं कि ये जो पानी है ये लगातार गंदा होता चला जा रहा है, क्योंकि जितने भी उद्योग हैं उनको भी कहा गया है कि वो छोटे छोटे STP प्लांट अपने यहाँ लगाएं जो पानी बाहर की ओर निकासित होता है, जिसे आउटलेट कहते हैं। तो वो जो है वो अपनी खराब पानी को नहीं नदी में फेंक सकते हैं, उसको भी ट्रीट करके ही उन्हें एक निश्चित जो पैरामीटर्स बनाए गए हैं COD को लेकर के वो BOD को लेकर के उसी अंतराल से उसको अब वहां भेजना होगा। तो निश्चित तौर पर वो काम भी शायद नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि नदी में जो झाग है, जो स्तर है वो सबसे ज्यादा होता चला जा रहा है और ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। धन्यवाद चंद्रशेखर। लेकिन जो सरकार के दावे हैं इस पूरे मामले को लेकर के अब उनकी पोल शुरुआत में ही, सर्दी की शुरुआत में खुलती जा रही है। कहना है सरकार का कि 7 परतों पर 7 श्रेणियों में अलग अलग यमुना की सफाई का जो काम है वो जारी रहता है, लेकिन उसकी सूरत फिलहाल तो तस्वीरों में बिल्कुल अलग ही दिखाई दे रही है। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, आप देख रहे हैं समाचार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मैक्सिको के ग्वाइडलजारा में टेक लीडर्स राउंड टेबल बैठक की अध्यक्षता की है। इस दौरान भारत और मैक्सिको के बीच तकनीकी सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई। बैठक को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने समान स्थिति वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए अवसर और जिम्मेदारियों पर विमर्श किया और भारत और मैक्सिको के बीच सहयोग को रफ्तार देने पर चर्चा की। वित्त मंत्री ने कहा कि मैक्सिको नियर शोरिंग के माध्यम से फल फूल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच सहयोग हुआ है और प्रतिभा के आदान प्रदान के साथ जोखिम भी कम हुआ है। वित्त मंत्री ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम किए जा रहे हैं उसके बदलाव के बारे में जानकारी दी और साथ ही साथ स्वास्थ्य, सेवा, कृषि और सस्टेनेबल सिटीज़ में AI के क्षेत्रों में काम करने के लिए भारत के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में भी बात की, जिसमें मैक्सिको की रुचि हो सकती है। वित्त मंत्री ने कहा कि दोनों देश स्टार्टअप और शिक्षण संस्थानों में सहयोग के जरिए इन क्षेत्रों में एक साथ काम कर सकते हैं। और साथ ही ग्वाइडलजारा में वित्त मंत्री ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के मुख्यालय का दौरा किया और कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित किया। उभरते हुए बाजारों में भारतीय अर्थव्यवस्था अगले 3 वर्षों तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली GDP बनी रहेगी और 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है। S&P ग्लोबल की गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि 2035 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति को और भी मजबूत कर लेगा। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि भारत ने अपने समकक्षों की तुलना में सबसे ज़्यादा सुधार किया और अगले दशक में ये गति बढ़ने की उम्मीद है। आपूर्ति श्रृंखला के दूसरे देशों में शिफ्ट होने का फायदा भारत को मिलेगा। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुकाबला करने के लिए सरकार की ओर से स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग का समर्थन किया जा रहा है। इससे भारत निवेश आकर्षित करने में सफल हुआ और निर्यात को भी बढ़ाने में सफलता मिली।
रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि भारत में सामानों पर कंज्यूमर खर्च 2024 में $1.29 ट्रिलियन रह सकता है। आपको बताएं कि हाल ही में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक में भी उम्मीद जाहिर की गई थी कि भारत 2028 तक ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। एक और पॉजिटिव खबर देश के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन को लेकर के है। पिछले वित्त वर्ष यानी 2023-24 में ये 19.60 लाख करोड़ के स्तर पर रहा। इस तरह से मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर नजर डालें तो प्रत्यक्ष कर संग्रह में 182% की वृद्धि हुई है। आयकर विभाग की ओर से जारी टाइम सीरीज डेटा से पता चला कि कॉरपोरेट कर संग्रह 10 साल में 2 गुना हो गया है। 2023-24 में ये 9.1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा रहा। इस दौरान जो पर्सनल इनकम टैक्स है वो 4 गुना बढ़ा और 10 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। दाखिल किए गए आयकर रिटर्न की बात करें तो संख्या जो 2014-15 में केवल 4 करोड़ के आसपास थी, अब 2023-24 में 2 गुने से ज़्यादा 8 करोड़ 60 लाख के आसपास हो गई है। प्रत्यक्ष कर और जीडीपी का अनुपात 2014-15 में 5.55% था, अब पिछले साल बढ़कर के ये 6.64% हो गया है। करदाताओं की संख्या भी बढ़ी है। 2014-15 में 5.7 करोड़ लोग आयकर देते थे, 23-24 में ये संख्या बढ़कर के 10 करोड़ 41 लाख हो गई है। और इंडिया एआई मिशन के तहत भारत सरकार ने 8 अलग अलग क्षेत्रों में सुरक्षित और विश्वसनीय एआई के विकास के लिए आवेदन मांगे हैं। कोशिश यह है कि देश में जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नैतिक, पारदर्शी और भरोसेमंद रेगुलेशन तय किए जाएं। मशीन अनलर्निंग, सिंथेटिक डेटा जनरेशन, एआई बायस मिटिगेशन, एथिकल एआई फ्रेमवर्क, प्राइवेसी एनहांसिंग टूल्स, एक्सप्लेनेबल एआई, एआई गवर्नेंस टेस्टिंग और एल्गोरिथम ऑडिटिंग टूल्स के इन 8 थीम्स पर एआई डेवलपमेंट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। दरअसल सरकार को शैक्षणिक संस्थानों, स्टार्टअप्स कंपनियों और रिसर्च इंस्टीट्यूशन से 2000 से ज़्यादा आवेदन मिले थे, जिनके आधार पर इन 8 थीम्स का चयन किया गया है। इसके साथ ही भारत ने इंडिया एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट के निर्माण को भी मंजूरी दी है। भारत को ग्लोबल एआई इकोसिस्टम में एक भरोसेमंद देश के रूप में स्थापित करने की दिशा में इसे अहम कदम के रूप में देखा जा सकता है। देश में जिम्मेदार एआई के निर्माण और विकास के लिए एक मजबूत गवर्नेंस सिस्टम बनाने के लिए मंत्रालय लगातार दुनिया भर के विशेषज्ञों के साथ चर्चा कर रहा है। और अब देखते हैं कारोबार जगत की कुछ अन्य खबरें फटाफट अंदाज में। आरबीआई ने नियम से ज्यादा ब्याज वसूलने वाली 4 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई की है। आरबीआई ने आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और नवी फिनसर्व लिमिटेड कंपनियों के लोन सैंक्शन और वितरण करने पर रोक लगा दी है। ये निर्णय 21 अक्टूबर के कारोबारी दिन के अंत से प्रभावी होगा। विदेश मंत्रालय ने मॉरिशस सरकार को 487 करोड़ रुपए के लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा की है। ये रुपए डिनोमिनेटेड बॉन्ड होगा। भारत सरकार मॉरिशस को जल पाइपलाइन के रिप्लेसमेंट के लिए ये फंडिंग प्रदान कर रही है। दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आज अंतिम दिन है। इसके तहत गुरुवार को भारत मंडपम में ट्राई ने प्रसारण क्षेत्र में उभरते रुझान और प्रौद्योगिकी पर संगोष्ठी का आयोजन किया। इसमें इमर्सिव टेक्नोलॉजीज, D2M और 5G प्रसारण के साथ डिजिटल रेडियो प्रौद्योगिकी पर सत्र आयोजित किए गए। सीबीडीटी ने आयकर अधिनियम 1961 के तहत अपराधों के शमन के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश जटिल प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कंपाउंडिंग शुल्क को भी कम करने का काम करेंगे। नेस्कॉम ने एक रिपोर्ट में बताया है कि भारत में एक्टिव जनरेटिव एआई स्टार्टअप की संख्या में 260% की बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 की पहली छमाही की तुलना में 2024 की पहली छमाही में जनरेटिव एआई स्टार्टअप की संख्या 66 से बढ़कर 240 हो गई है। स्टार्टअप की संख्या तेजी से बढ़ने से भारत जनरेटिव एआई स्टार्टअप इकोसिस्टम में दुनिया में 6वें स्थान पर पहुंच गया है। कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा EDLI स्कीम के तहत EPFO सदस्यों को अब 7 लाख रुपए तक का लाभ मिलेगा। ये योजना इस साल 28 अप्रैल से लागू मानी जाएगी। सरकार के इस निर्णय से 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ होगा। EDLI योजना के अंतर्गत कर्मचारी की मृत्यु पर उत्तराधिकारी को बीमा का लाभ मिलता है। वैश्विक चुनौतियों और मुद्रास्फीति दबाव के बावजूद भारत के रेडीमेड गारमेंट निर्यात में वृद्धि हुई है। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने बताया कि इस साल सितंबर माह में भारत के रेडीमेड परिधान निर्यात में 17% का उछाल आया है। केंद्र सरकार रेल रैक के जरिए प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रयासरत है। ये पहली बार है जब मूल्य स्थिरीकरण हस्तक्षेप के अंतर्गत थोक परिवहन के तरीके को अपनाया गया है। इसके तहत सरकार 1600 मीट्रिक टन प्याज कांदा फास्ट ट्रेन द्वारा नासिक से दिल्ली ला रही है।
रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने मदर केयर पीएलसी के साथ संयुक्त उद्यम बनाने की घोषणा की है। मदर केयर माता पिता और छोटे बच्चों के लिए उत्पादों का निर्माण करती है। इस समझौते के तहत रिलायंस यूके संयुक्त उद्यम में 51% हिस्सेदारी रखेगी, जबकि मदर केयर ग्लोबल ब्रांड लिमिटेड शेष 49% हिस्सेदारी अपने पास रखेगी। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने मानेसर प्लांट में 1 करोड़ उत्पादन का आंकड़ा पार कर लिया है। कंपनी के सीईओ ने कहा कि कंपनी की ये उपलब्धि भारत की मेक इन इंडिया के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाती है। Hyundai मोटर इंडिया का आईपीओ 2.37 गुना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ में सबसे ज्यादा बोली क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने लगाई है। कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो चला है। आप देख रहे हैं समाचार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में कई मुद्दे सुर्खियों में बने हुए हैं, जिनमें से एक है देश की अर्थव्यवस्था। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस अर्थव्यवस्था को विकास पथ पर ले जाने के लिए अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसी पर न्यूयॉर्क से देखिए हमारे संवाददाता शुभेंद्र घोष की ये खास रिपोर्ट। न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध वॉल स्ट्रीट पर हैं। ये कई मायनों में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के केंद्र बिंदु के रूप में जाना जाता है। यहाँ कई बड़े वित्तीय संस्थान हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ फेड रिजर्व का दफ्तर भी है, कई बड़े बड़े बैंक्स भी हैं। जहां एक तरफ अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की गतिविधियां तेज हो रही हैं, वहीं करीब 80% से ज्यादा वोटर्स का ये कहना है कि आर्थिक मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण होंगे उनका वोट डिसाइड करने के लिए। जैसे जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार अभियान अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस खुद को अमेरिकी अर्थव्यवस्था को विकास पथ पर ले जाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार के रूप में स्वयं को पेश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अर्थव्यवस्था को लेकर विचार प्रभुत्ववादी हैं। आर्थिक योजना मुख्य रूप से ऊर्जा और वित्तीय उद्योगों में विनियमन पर केंद्रित है, जिसमें बाइडेन की तुलना में उनके राष्ट्रपति पद के दौरान मुद्रास्फीति में बेहतरी का दावा किया गया है। वहीं राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार और वर्तमान में देश की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है जो व्यापार के लिए अनुकूल हो और मध्यम वर्ग की मदद करे, क्योंकि उन्होंने ट्रंप के दावों का विरोध किया कि वे साम्यवादी विचारों को आगे बढ़ा रही हैं। हम न्यूयॉर्क में प्रतिष्ठित वॉल स्ट्रीट पर हैं। यह वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था के केंद्र में है। दुनिया के कुछ सबसे बड़े वित्तीय संस्थानों का घर, जिसमें फेडरल रिजर्व, प्रमुख बैंक और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज शामिल हैं। जैसे जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका नए राष्ट्रपति का चुनाव करने की तैयारी कर रहा है, अर्थव्यवस्था की स्थिति केंद्र में आ रही है। अमेरिकी चुनाव के दौरान चलाए जा रहे अभियानों में जिन नीतियों पर बहस की जाती है, उनका प्रभाव न केवल घरेलू बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, खास तौर पर भारत जैसे साझेदार देशों पर भी पड़ता है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी अपना काम लगभग पूरा कर चुके हैं। अब गेंद मतदाताओं के पाले में है, जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था की बागडोर संभालने के लिए सबसे अच्छे उम्मीदवार का फैसला करेंगे। कैमरा पर्सन जयशंकर के साथ न्यूयॉर्क में डीडी न्यूज के लिए शुभेंदु घोष की रिपोर्ट। और सऊदी अरब के विजन 2030 का लक्ष्य सऊदी अरब में प्रवासी समुदायों और सऊदी समाज के बीच संबंधों को मजबूत करना है। इसी विजन के तहत सऊदी अरब ने वैश्विक सद्भाव पहल की शुरुआत की है। शिक्षा के क्षेत्र में विजन 2030 के तहत द्विपक्षीय सहयोग में एकीकरण और सद्भाव की भावना को कैसे बढ़ावा मिल रहा है, आइए देखते हैं डीडी न्यूज की संवाददाता मुनमुन भट्टाचार्य की रियाद से ये खास रिपोर्ट। रियाद के दिल में बसा एक भारतीय स्कूल। यहाँ आप जो छात्र देख रहे हैं वो सऊदी अरब की राजधानी में रहने वाले जीवंत और बड़े भारतीय समुदाय के परिवार से हैं। साल 2004 में अरब देश में स्थापित दिल्ली पब्लिक स्कूल की ये पहली फ्रेंचाइज वाला स्कूल है। सऊदी अरब में पहले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्कूल की नींव वर्ष 1982 में रखी गई थी। भारतीय दूतावास द्वारा समर्थित इस तरह के स्कूल भारतीय समुदाय द्वारा चलाए जाते हैं।
सीबीएसई से संबद्ध इन स्कूलों में भारत में निर्धारित सीबीएसई दिशा निर्देशों का पालन होता है। The Saudi Arabian government and especially the Ministry of Education, they encourage Indians to open schools and they extend all kind of facilities and services to the schools. Particularly, they have allowed the female teachers to be employed by the schools, which was not the case earlier. आज सऊदी अरब में सीबीएसई से संबद्ध ऐसे 38 भारतीय स्कूल हैं जिसमें लगभग 1 लाख भारतीय छात्रों को शिक्षा मिलती है। इन्हीं स्कूलों में से एक इंडिया इंटरनेशनल स्कूल दम्मम ने एक मिसाल कायम की है। इस स्कूल ने भारत या विदेश में किसी भी माध्यमिक विद्यालय में सबसे अधिक 18,000 छात्रों को नामांकित करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह बनाई थी। सऊदी अरेबिया ने विजन 2030 आगे रखा है और इस विजन 2030 के तहत यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया जो है उसने ग्लोबल हार्मनी इनिशिएटिव का आगाज किया है। इस इनिशिएटिव के तहत हम देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया काफी सारे देशों के साथ अपने संबंध शिक्षा के क्षेत्र में प्रगाढ़ कर रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो ये जो स्कूल आप पीछे देख रहे हैं ये एक प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल है जो भारत ने बनाया है। ये है डीपीएस रियाद और हम देख रहे हैं कि कैसे भारत और सऊदी अरेबिया शिक्षा के क्षेत्र में और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये भी दिखाता है कि सऊदी अरेबिया कैसे खुल रहा है और काफी सारे देशों के साथ उसके संबंध और मजबूत हो रहे हैं। सऊदी अरब साम्राज्य के विजन 2030 के तहत उनके मीडिया मंत्रालय ने वैश्विक सद्भाव की पहल शुरू की है। इस पहल के तहत अन्य बातों के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय प्रवासियों की भलाई पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भारत का ये निजी अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय डीपीएस रियाद दोनों देशों के बीच बढ़ते शैक्षिक सहयोग का प्रमाण है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ डीडी न्यूज के लिए रियाद से मुनमुन भट्टाचार्य की रिपोर्ट। भारत और न्यूजीलैंड के बीच बेंगलुरु में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन न्यूजीलैंड ने अपने दूसरे दिन के स्कोर 3 विकेट 180 रन से आगे खेलते हुए ताज़ा समाचार मिलने तक लंच तक 7 विकेट पर 345 रन बना लिए हैं। इस तरह से कीवी टीम ने 299 रनों की मजबूत बढ़त हासिल कर ली है। दूसरे दिन के नाबाद बल्लेबाज सचिन रविंद्र ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया। सचिन ने 124 गेंदों पर शतक लगाने में कामयाबी हासिल की। इससे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत अपनी पहली पारी में केवल 46 रनों पर सिमट गया था। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या धाम में दीपोत्सव 2024 की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी अवसर पर एक दिया प्रभु श्री राम के नाम इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। कई वर्षों से दीपावली के अवसर पर अयोध्या में सरयू के तट पर दीपोत्सव का भव्य आयोजन हो रहा है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव 2024 की तैयारियां जोरों पर है। दीपोत्सव कार्यक्रम अयोध्या की विशेष पहचान है। कार्यक्रम को खास बनाने के लिए इस बार एक दिया प्रभु श्री राम के नाम कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। पिछले कुछ वर्षों से अयोध्या में सरयू के तट पर दीपोत्सव का भव्य आयोजन किया जाता है। अयोध्या विकास प्राधिकरण की निगरानी और देखरेख में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सरयू के कुल 55 घाटों पर राम की पैड़ी के दोनों घाटों पर 80% मार्किंग का काम पूरा हो चुका है। बाकी 20% पर तेजी से काम चल रहा है। कार्यक्रम में 25 लाख दीपों को प्रज्वलित किया जाएगा। इस साल 30 अक्टूबर को दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु महापर्व में भाग लेंगे। ऑनलाइन माध्यम से दिए का दान के द्वारा भी भक्त इसमें भाग ले सकते हैं और उनके घर पर कार्यक्रम के बाद प्रसाद पहुंचा दिया जाएगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय प्रशासन ने कुलपति के निर्देशन में दीपोत्सव के भव्य आयोजन को लेकर 22 समितियां गठित की हैं। इसके अलावा राम की पैड़ी समेत घाटों पर मार्किंग के कार्य को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। एक दिया प्रभु श्री राम के नाम कार्यक्रम में भाग लेने वाले विदेशी श्रद्धालुओं को प्रतिफल के रूप में प्रसाद भेजा जाएगा। प्रसाद को उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा निर्मित किया जाएगा। इसके अलावा अन्य चीजों के आयोजन के लिए विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन किया गया है और इसके लिए युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दीपावली की तैयारियां श्री अयोध्या धाम में
इस वक्त जोरों पर चल रही हैं। मौका मिले तो आप जाने की कोशिश कीजिए। समाचार के इस अंक में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।